कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे होम रूल आंदोलन को। मैंने क्या बोला था, जो ये होम रूल आंदोलन 1916 में चला था, इसका उद्देश्य क्या था? ये लोग कहते थे भारत को डोमिनियन स्टेट्स मिले। तो डोमिनियन स्टेट्स का क्या मतलब था कि रहे तो ब्रिटेन के अधीन ही, स्वतंत्रता की बात कोई नहीं कर रहा था, कहते रहे तो ब्रिटेन के अधीन ही, लेकिन हम लोग अपना जो संचालन है हम लोग चलाएं, है ना। हमारी अपनी विधायिका होनी चाहिए, हमारे चुने हुए लोग होने चाहिए, लेकिन हो ब्रिटिश शासन के अधीन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरुआत में मांग थी डोमिनियन स्टेट्स की, जो मांग की होम रूल आंदोलन ने किस समय? प्रथम विश्व युद्ध कारण बना। उस समय लग रहा था कि ब्रिटेन इस समय बिजी है, ब्रिटेन को हमारी जरूरत है, तो नेताओं द्वारा ये मांग चलाएगी। मैंने बताया पुणे का जो होम रूल आंदोलन था, पुणे का जो होम रूल आंदोलन था वो अप्रैल 1916 में किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, है ना। और मद्रास में किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। कल मैंने आपको तिलक जी के 2 पत्रों के नाम लिखाए थे, क्यों उनको जेल भेजा गया है बताया था। तिलक के उन 2 पत्रों के नाम बताएंगे बच्चे? बहुत बढ़िया, चलो आगे आएंगे। तो एनी बेसेंट की बात आती है। एनी बेसेंट के भी 2 पत्र हैं, एक कॉमनीवॉल, क्या बोलोगे? कॉमनीवॉल पूछा जाता है, कॉमनीवॉल पत्रिका से किसका संबंध है? कॉमनीवॉल कॉमा न्यू इंडिया पत्रिका, न्यू इंडिया पत्रिका से संबंध किसका है? तो क्या बोलोगे? एनी बेसेंट का संबंध है, एनी बेसेंट का संबंध है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, मनीष नागर, निशा कुमारी, हरेंद्र सिंह। क्लास क्यों रुकी हुई है भाई? कमेंट्स रुके हुए हैं, लाइव व्यू रुके हुए हैं। नहीं, रिफ्रेश करो, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें भैया। तो मैंने बता दिया था आपको ये क्या होम रूल आंदोलन चल रहा था, और होम रूल आंदोलन में यहाँ कौन से? एक तो मराठा था जो अंग्रेजी भाषा में था, और एक था केसरी जो आपका मराठी भाषा में था, जिसमें इन्होंने, मैंने आपको कल बताया था क्या लिखा था, एक शीर्षक लिखा था देश का दुर्भाग्य, जिसके बाद में क्या हुई थी? इनको सजा हुई थी। और साथ में खुदीराम बोस जी ने जो किया उसके समर्थन में भी इन्होंने लिख दिया था। तो अंग्रेजों ने कहा कि भी इनको जेल भेजते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। तो ये बातें आपको याद रख लेनी है बच्चे। यहाँ एक घटना हुई थी, मुझे बताना, नरम दल और गरम दल कब एक हो गए थे? 1916 में नरम दल, कहने की बात मतलब गरम दल ही तो अलग हुआ था, हम ये भी तो बोल सकते हैं। 1916 में गरम दल कांग्रेस में शामिल हो गया, बोल सकता हूं नहीं? क्योंकि मेन कांग्रेस तो अभी भी थी, और मेन कांग्रेस में जो नेता थे वो थे नरम दल के। अलग कौन हुए थे 1907 में? 1907 में कौन हुए थे? गरम दल के नेता अलग हो गए थे, ठीक है। गरम दल कांग्रेस में मिल गया, तो जानते हो ना इस घटना को। और प्लस में मुस्लिम लीग भी शामिल हो गया। मुस्लिम लीग, अंग्रेजों की जो चाल थी, मुस्लिम लीग, अंग्रेजों ने इनको क्या बोला था? हम तुम्हारे हितैषी हैं और ये जो हिंदुस्तानी है ये तुम्हारे खिलाफ है। अंग्रेजों ने तो ये चाल चली थी। मुस्लिम लीग भी एकजुट। तो मुस्लिमों की ये जो एकजुटता हुई, इनमें मुस्लिम लीग में कहां से एकदम इतनी अकल आ गई कि ये शामिल हो गए अंग्रेजों के चलाने के बावजूद? तो बच्चे याद रख लेना, मुस्लिम लीग एकजुट होने का कारण एकमात्र था 1912 से 13 तक चला बाल्कन युद्ध। क्या? बाल्कन युद्ध। और बाल्कन युद्ध में जो तुर्की था ना, तुर्की, बाल्कन युद्ध, तुर्की का साथ देने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया था। तुर्की का साथ देने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने इनकार कर दिया था। अब भारतीय जो मुसलमान थे उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी तुर्की से, क्योंकि तुर्की में कौन था? खलीफा। 1924 के टाइम पे मुस्तफा कमाल पाशा, जो इस्लाम में माना जाता है कि सबसे पवित्र पद था खलीफा, तो इनका झुकाव था खलीफा की तरफ। और जब इनके खलीफा का ही साथ नहीं दिया अंग्रेजों ने, तो इनकी आंखें खुली, ये हमारे भी सगे नहीं हो सकते, ठीक है। और गरम दल क्यों मिल गया? गरम दल क्यों मिल गया था? क्योंकि गरम दल, यहां याद रख लेना, एक नरमपंथी नेता था, नरमपंथी नेता था एक पारसी, फिरोज शाह मेहता।
क्या नाम था? फिरोज शाह मेहता। इसकी मौत हो गई थी। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु के बाद वो मौका मिला था, क्योंकि फिरोज शाह मेहता ये ऐसा नरमपंथी नेता था जो बिल्कुल खिलाफ था कि गरम दल का एक भी आदमी हम में शामिल ना हो पाए। ठीक है, तो फिरोज शाह की मृत्यु हो गई और कवायद की किसने? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो ये जो प्रयास हुआ है, गरम दल नरम दल एक हो गए, मुस्लिम लीग भी एक हो गया, ये किसके प्रयासों की वजह से संभव हुआ? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की मदद से। ठीक है, दो अलग अलग थे, याद रख लेना। 1917 में दोनों होम रूल एक हो गए। दोनों दो होम रूल चल रहे थे ना, पुणे का और मद्रास का। दोनों होम रूल एक हो गए, क्योंकि मांग तो वही थी। ठीक है, 1920 में 1920 में गांधी जी ने अखिल होम रूल संघ बनाया था, इकट्ठा हो गया, इसका नाम क्या कर दिया था? 1920 में अखिल होम रूल संघ बनाया। ठीक है, और अध्यक्ष बने, खुद अध्यक्ष भी बन गए थे गांधी जी, इसके अध्यक्ष बने, मतलब सर्वसम्मति थी। फिर अगली बात आती है, बाद में यह कांग्रेस में मिल गया। होम रूल किस में हो गया? कांग्रेस में मिल गया। तो वो इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। बात है जो ये गरम दल के नेता थे, इन गरम दल के नेताओं में जो नाम आते हैं वो किसके नाम आते हैं, बोलेंगे? क्यों, मैंने आपको बताया था गरम दल में कौन कौन आते हैं। गरम दल के नेताओं में सबसे प्रमुखता से नाम आता है लाल, बाल और पाल का। लाल से मतलब लाला लाजपत राय, जिनके संघर्ष की एक कहानी है। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में आप थोड़ा सा जान चुके हैं, और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, लाल, बाल और पाल, बहुत शानदार। नेक्स्ट, तो गरम दल में कौन कौन थे भैया, क्या बोलोगे? गरम दल में कौन कौन थे? लाल, बाल और पाल। बाल से मतलब क्या है? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। लाल से मतलब क्या है? लाला लाला लाजपत राय। और पाल कौन है? विपिन चंद्र पाल। तो होम रूल में क्या योगदान था बाल गंगाधर तिलक का, भैया जान चुके हो बहुत अच्छे से। बता दो जरा कमेंट में, बगैर देखे अपनी कॉपी में, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा होम रूल चलाया था और कब स्थापना की थी। ठीक है, तो आते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक 1856 से लेकर के 1920, 1856 से लेकर के 1920। गुरुजी सिख धर्म नहीं पढ़ा है आपने, आप उसमें से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। अमित कह रहे हैं बेटा पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, पढ़ाऊंगा। मैंने कब बोला नहीं पढ़ाऊंगा? बोला क्या मैंने ऐसा? विजयनगर साम्राज्य आपको पढ़ाना है, मुझे दक्षिण के वंश आपको पढ़ाने हैं, एक एक क्लास उनकी बची हुई है? मुझे पता है क्या पढ़ाना है, क्यों घबराते हो? आप सिर्फ इस पे फोकस करिए अभी फिलहाल जो मैं पढ़ा रहा हूं। फिर वही बात आएगी, चूक जाओगे, होमगार्ड की नौकरी करोगे बेटा। जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान नहीं है। बाल गंगाधर तिलक 1856 से 1920 कहाँ जन्म हुआ? महाराष्ट्र में। कहाँ जन्म हुआ था? महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। गणित के अध्यापक थे।
क्या थे? गणित के अध्यापक थे। राहुल तेवतिया सर समझो इनको, सॉरी, गणित के अध्यापक थे। क्या पढ़ाते थे? मैथ के टीचर थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी। तो मृत्यु कब हुई इनकी? 1920 में हुई। तो इनको देखो, इनके दो उपनाम हैं। एक उपनाम तो बाल नाम से ही जाना जाता है इनको। उपनाम में आता है भारतीय क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? भारतीय क्रांति का जनक किसने कहा? नेहरू ने कहा। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय क्रांति का जनक नेहरू ने कहा। आधुनिक भारत का निर्माता। अब यहां आपको एक पेज फंसेगा, देखना ध्यान से। मैंने एक और व्यक्ति का नाम बताया था आपको। आधुनिक भारत का निर्माता किसको बोलते हैं? आधुनिक भारत का निर्माता। तो कभी पूछा जाए आधुनिक भारत का निर्माता तो हमेशा उत्तर देना राजा राम मोहन राय। लेकिन पूछे गांधी जी ने आधुनिक भारत का निर्माता किसको कहा, तब उत्तर देना क्या? बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं की तो उपाधि है लोकमान्य। लोक मतलब जनता, जनता के द्वारा माना जाने वाला। तो ये जनता में ही इनका नाम फैला था। लोकमान्य जो इनका उपनाम था, ये जनता में ही स्प्रेड होता चला गया था और लोकमान्य नाम से प्रसिद्ध हो गए थे, इसीलिए बोलते हैं इनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, एक तो इनके बारे में ये बातें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, ध्यान से देखो। इनका एक और इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के प्रचार के लिए बहुत शानदार काम इन्होंने किया था। देवनागरी लिपि के प्रचार के लिए कार्य। जब मैं आपको हिंदी भाषा पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं आपको एक बात बताऊंगा, नागरी प्रचारिणी सभा। तो जो नागरी प्रचारिणी सभा थी, उसके भाषण में, उसके सम्मेलनों में जाते थे कौन? आपके बाल गंगाधर तिलक। और इनकी कवायद क्या होती थी कि हिंदी भाषा का प्रचार हो और अंग्रेजी भाषा में जो शिक्षण था उसके ये खिलाफ थे, अंग्रेजी भाषा के खिलाफ थे। कोई दिक्कत है इस बात में? बहुत बढ़िया। बाद में तो पूरे भारत में एक्टिव रहे, जन्म सिर्फ महाराष्ट्र का है। तो किसका प्रचार प्रसार किया इन्होंने? हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए जाने जाते हैं। और सबसे प्रमुख इनको जाना जाएगा भैया किसके लिए? होम रूल आंदोलन के लिए। किसके लिए? होम रूल। अप्रैल 1916 पुणे का आंदोलन चलाया, जो बाद में किसमें? एक संघ में बदल गया। और दोनों होम रूल क्या हो गए थे? एक हो गए थे। तो बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में ये है। दूसरे व्यक्ति कौन है आपके? लाला लाजपत राय। कौन बोलोगे? लाला लाजपत राय। क्या क्या बोलते हैं इनको? बोलो। लाला लाजपत राय। 1865 में जन्म और मृत्यु 1928 में। इनकी मृत्यु की तारीख भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस तारीख पर बहुत सारे बदलाव हुए भारत के इतिहास में। देखना ध्यान से। राजा राम मोहन राय, सभी लोगों का उत्तर एकदम ठीक था। क्या बोला मैंने? लाला लाजपत राय। इनको बोलते हैं पंजाब केसरी। पंजाब केसरी। केसरी किसको बोलते हैं? पर्यायवाची पढ़ा है ना, शेर का पर्यायवाची होता है केसरी, केहरी, नाहर। पंजाब का शेर किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और पंजाब केसरी इनको किसने कहा? जनता ने। किसने कहा था? जनता ने। लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है, लिखना, इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। बच्चा एक बार बताओ, साइमन कमीशन पढ़ चुके या नहीं? क्योंकि साइमन कमीशन जो विषय है वो किसका है? पॉलिटी में आप पढ़ते हैं, जब आप लोग संवैधानिक विकास को पढ़ रहे होंगे 1919 के अधिनियम के बाद में आपने पढ़ा होगा साइमन। इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया।
विरोध किया। ठीक है, तो साइमन कमीशन ध्यान से समझना, साइमन कमीशन था क्या, शॉर्ट्स में समझाता हूं एकदम। साइमन कमीशन का विरोध किया। देखो ये जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन का अगर आपसे पूछे, गठन तो 1927 में हो गया था, लेकिन भारत कब आया था? ये भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 मुंबई आया था। सबसे पहले कहाँ आया? मुंबई आया। और मुंबई आने के बाद में आया था 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को पहुंचा था ये लाहौर। साइमन कमीशन था क्या, समझो। आप लोगों ने एक अधिनियम पढ़ा होगा, भारत शासन अधिनियम 1919, है ना? 1919 आ गया था आपका। 1919 में क्या किए गए थे? 2 विषय बताए गए थे आपके, एक हस्तांतरित विषय और एक क्या थे आपके, जो गवर्नर के अधीन विषय होंगे। और उन दोनों विषयों के लिए, उन दोनों विषयों के लिए देखो 1919 की बात मैं बता रहा हूं। 1919 एक्ट जो था, 1919 का अधिनियम, तो 1919 का अधिनियम पढ़ चुके होंगे, श्योर पढ़ चुके होंगे। तो मैं छोटे से शब्दों में कह सकता हूं, 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए साइमन कमीशन आया था। किस लिए आया था? 1919 के अधिनियम की जांच करने। क्योंकि अंग्रेज जब लेकर आए थे ना इसको, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को, तभी अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि 10 वर्षों के बाद में हम इसकी समीक्षा करेंगे और ये देखेंगे कितना काम हुआ है, भारत की जो सरकारी व्यवस्था है वो कितनी बदली है, और जो शिक्षा है उसमें कितना बदलाव आया है। तो कितने का समय रखा था? 10 सालों का। तो भैया जी यहां तो 10 नहीं हुए, 10 से पहले ही क्यों? इसके भी कारण है। ब्रिटेन में 2 सरकारें थी, 2 पार्टी थी, एक लेबर पार्टी, एक कंजर्वेटिव पार्टी। एक लेबर पार्टी, एक कंजर्वेटिव पार्टी। तो जो आपकी कंजर्वेटिव पार्टी थी वो नहीं चाहती थी कि भाई आगे चुनाव होने वाले थे और उनके हारने के आसार थे। वो ये जानती थी कि भारतीय जो हैं ये अपना सुधार नहीं कर पाएंगे और आने वाली पार्टी पर भरोसा नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने भेज दिया साइमन कमीशन को कि भाई रिपोर्ट तैयार करके लाओ, 1919 के अधिनियम से कोई बदलाव आया है या नहीं आया। तो क्या बोलोगे? 1919 के अधिनियम की जांच करने आया था साइमन कमीशन। विरोध क्यों इसका? इसका विरोध क्यों? क्योंकि इसी साइमन कमीशन को हम लोग बोलते हैं व्हाइट मैन कमीशन। क्या बोलते हैं? व्हाइट मैन कमीशन बोलते हैं। और साइमन जो है इसका, साइमन कौन था? ये इसका अध्यक्ष था, उसी के नाम पे बाद में साइमन कमीशन कहलाया ये, है ना? और इसको हम विधिक आयोग भी बोलते हैं, भारत का विधिक आयोग के नाम से भेजा गया था। व्हाइट मैन कमीशन 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था? जॉन साइमन। कौन था अध्यक्ष? जॉन साइमन। जॉन साइमन, जिसके नाम पर इसको साइमन आयोग भी कहा गया। जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था। तो एक तो ये समीक्षा करने आ रहा है भारतीयों के बारे में, और साथ में इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था, तो हर जगह इसका विरोध हुआ कि भाई भारतीयों के बारे में, जो भारतीयों की स्थिति है उसको कोई भारतीय तो बता पाएगा, ये सारे के सारे सातों के सातों अंग्रेज क्या बताएंगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो साइमन कमीशन भारत आ जाता है, विरोध होना शुरू होता है भैया। मुंबई से विरोध हुआ, पूरे देश में हड़तालें हुई, विरोध हुआ। 30 अक्टूबर को ये लाहौर पहुंचा। यहां तक की बात समझे। तो लाहौर पहुंचा, तो लाहौर में किसने विरोध किया? लाला लाजपत राय ने। तो समझ लो, साइमन कमीशन के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में लाठियां बरसाई गई। लाहौर रोक रहे थे साइमन कमीशन को, विरोध में लाला लाजपत राय की मौत। लाठी बरसाई गई, सिर पर लाठी लगती रही, लाला लाजपत राय की मौत। भगत सिंह अपनी आंखों से देख रहे थे, आगे बढ़े, लाला लाजपत राय ने मना कर दिया, नहीं आगे नहीं आना। भगत सिंह अपनी मुट्ठी भींच करके रुक गए। लाला लाजपत राय की मौत हो गई, है ना? किससे? लाठी की वजह से। और यहां 2 मिथ आते हैं आप लोगों को समझना। इस समय लाहौर में जो एसपी था, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस था, वो था स्कॉट।
कौन था? स्कॉट। और जो एएसपी था, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये था सैंडर्स। क्या बोलोगे? ये था सैंडर्स। तो जो आदेश दिए वो दिए स्कॉट ने, और लाठी भांजी किसने, लाठी मारी किसने? वो सैंडर्स ने। लाठी मारी किसने? दोनों वहीं मौजूद थे। आदेश थे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस स्कॉट के कि इस भीड़ को हटाओ, जो ये भीड़ विरोध कर रही है, और भीड़ को हटाने के लिए लाठियां भांजी गई। लाला लाजपत राय की मौत हो गई, और ये मौत हुई 17 नवंबर को। कब मौत हुई? ये मौत हुई आपकी 17 नवंबर 1928 को। ठीक है। कब हुई मौत? 17 नवंबर 1928 को मौत हुई। क्या बोला इन्होंने? क्या बोला लाला लाजपत राय ने? कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील बन करके उभरेगा। और यही दुख किसको? मैंने बोला भगत सिंह इनकी हत्या का बदला लेंगे। जब बात हुई ना सम्मेलन में, मीटिंग में, बोला कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला कौन लिया, तो भगत सिंह ने कहा मैं मारूंगा उसे, मैं अपने हाथों से मारूंगा। एक लड़की दुर्गा भाभी, नाम सुना है कभी? बोली मैं मारूंगी। चंद्रशेखर आजाद ने मना कर दिया था भैया कि नहीं नहीं नहीं, एक महिला नहीं, है ना, महिला से हम हत्या के जैसा अंजाम ये कार्य नहीं कराएंगे, तो इस कार्य को कोई पुरुष ही अंजाम देगा। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? दुर्गा भाभी कौन थी मैं बताऊंगा आपको आगे भी। आपने सुना होगा कभी, भगत सिंह के बारे में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि भेष बदल कर जब भगत सिंह गए थे आपका बच करके। चलो, कोई दिक्कत? साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मौत। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन थे? स्कॉट थे। आदेश दिया स्कॉट ने, लाठी मारी सैंडर्स ने। लाठी किसने मारी? सैंडर्स ने मारी। ठीक है, यहां लिख लेना। हत्या का बदला, हत्या का बदला कब लिया गया? पूरे एक महीने बाद, 17 दिसंबर 1928 को। पूरी रैकी की गई कि ये स्कॉट कैसे आएगा कैसे जाएगा। साइकिल ली भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। कौन था? हत्या का बदला भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने रैकी के लगे लगाया था जयगोपाल। कौन आदमी था? जयगोपाल। जयगोपाल को काम दिया गया था कि भाई ये पहचानता है, ठीक है, तो ये पहचानता है। और भगत सिंह को तो लोग उस समय जानने लग गए थे, तो भगत सिंह वहां जाकर के जांच पड़ताल नहीं कर सकते थे। तो एक जयगोपाल नाम का आदमी था जो स्कॉट की जगह किसको आदेश दे देगा कि यही है भाई, इसे ही मार लो, सैंडर्स को। तो मारने तो गए थे भैया स्कॉट को, ठीक है, क्योंकि भगत सिंह जी का तो ये कहना था, उन्होंने तो बोला था दोनों को मारो ना। एक ने आदेश दिया, एक ने लाठी मारे, दोनों को मारो। बोले नहीं, बड़ी शक्ति को पहले मारो, ये बड़ा पद है, इसको उड़ा दो। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा पहले इसको उड़ाओ, स्कॉट को। तो स्कॉट को मारने गए थे, लेकिन मिला कौन? सैंडर्स, और सैंडर्स को मार दिया था, है ना, ने सैंडर्स को गोली मार दी थी। सैंडर्स को गोली सैंडर्स को गोली मार दी थी, गोली मारी। यहां तक की बात में कोई दिक्कत किसी भी देश को? ठीक है, यहां आ जाते हैं इनके लेख के बारे में। लाला लाजपत राय की बुक, लाला लाजपत राय की पुस्तक, बड़ी प्रचलित है, अनहैप्पी इंडिया। कौन सी पुस्तक लिखी थी? अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया का मतलब है दुखी भारत, नाम से इनको इन्होंने लिखा था, दुखी भारत। पत्र याद रख लेना इनके।
पत्र याद रख लेना। तरुण भारत पत्र किसका था? तरुण भारत। यंग इंडिया गांधी जी का भी था, यंग इंडिया इन्हीं का भी था। क्या बोलोगे? यंग इंडिया पत्र किसका था? लाला लाजपत राय का। ठीक है, कोई दिक्कत? और लाला लाजपत राय का यह मानना था कि ये जो पराजय और असफलता हैं ये हमको एक दिन विजय की तरफ ले जाती हैं, और वो जानते थे कि मेरी जो ये मौत है ये भारतीयों में एक बहुत तेजी से बहते खून का संचार करेगी, क्रांति में इसको बदल देगी। ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने अपना जीवन इस बात के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया कि मेरी मौत से तस्वीर बदलेगी, जिनमें से सबसे प्रमुख नाम भगत सिंह जी का आता है ना। खुशी थी उन्हें, उस फांसी के फंदे पर झूलने की खुशी थी कि हाँ, इससे देश में एक क्रांति आएगी और बदलाव होगा। चलें भैया आगे। लाला लाजपत राय। तीसरा नाम क्या बताया मैंने? विपिन चंद्र पाल। क्या नाम बताया? बहुत बढ़िया। 17 दिसंबर 1928। क्या 17 दिसंबर नहीं लिखा मैंने? बोला 17 दिसंबर ही था। 17 दिसंबर ही तो लिख रखा है यार, हैं? 17 नवंबर के बाद गुरुजी तारीख लगा दो, कॉमा लगा दो। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, राइट। यार हिंदी को देखो इतिहास में शामिल मत करो। मैंने कल ही लिखा आप लोगों के लिए, कल मैंने लिखा तो सही टेलीग्राम में। मैंने कहा तुम जो है ना, तुम मुझे ही परेशान करोगे, वर्ष के पहले कॉमा लगाते हैं। बहुत अच्छे छात्र की पहचान है, बहुत गजब। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग मदद कर पाते हैं मेरी। चलो भाई, तरुण भारत यंग इंडिया। अगर कोई ऐसा बच्चा क्लास देखने लग गया ना जिसने हिंदी ना पढ़ी हो, मान के चलो ये कोई वीडियो किसी को मिल गई, चलो अभी तो एप्लीकेशन में है तो सेम कोर्स के लिए, मान के चलो जो ये अभी आपका बच्चे देख रहे होंगे कुछ रेलवे ग्रुप डी वाले, ग्रुप डी के बच्चे भी आपकी क्लास में, तो वो ग्रुप डी का बच्चा कह रहा होगा ये गुरुजी क्या बोलते हैं, कॉमा लगा दो, हैं? और बच्चों के कमेंट देख के बोलते हैं तो ये बच्चे क्या कहते हैं यार, तो इनके तो घुमंतु बात हो गई होगी ये। तो बच्चे ये विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा के, है ना। ये होशियार ज्यादा बनते हैं बच्चे, अकल के कच्चे। क्या बोलोगे? अगले कौन बताया मैंने? विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल। जैसे रजनीश ही बैठा हुआ है हमारी क्लास में, रजनीश समझ में आ जाता भाई कॉमा क्यों लगवा रहे हैं। देखा, ये कह रहा जी मेरे पल्ले नहीं पड़ा कॉमा की बात, कॉमा क्यों लगाया। चलो बहुत बढ़िया। चलो विपिन चंद्रपाल। विपिन चंद्रपाल जी ध्यान से देखना भैया, कब बोलोगे? 1858 उसे लेकर के 1932। बंगाल में जन्म है, बंगाल में जन्म है। गांधी जी की बहुत सारी नीतियों के प्रखर विरोधी थे, और उस समय की बहुत मुश्किल चीजों में से एक विधवा औरत से इन्होंने शादी की थी, विधवा औरत से विवाह किया था विपिन चंद्रपाल ने। और लेकिन इनकी आप लोगों को कुछ पत्र याद रखने हैं, पत्र और पुस्तकें जो हैं इनकी। इंडियन नेशनलिज्म। क्या बोलोगे? इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म। क्या बोलोगे? इंडियन नेशनलिज्म। ठीक लिख रखा है मैंने, मात्रा गलत चढ़ा दी। इंडियन नेशनलिज्म पत्र किसका है? विपिन चंद्र पाल का। द सोल ऑफ इंडिया, सोल मतलब आत्मा, द सोल ऑफ इंडिया रचना किसकी है आपसे पूछा जाएगा, है ना। पत्र है, और साथ में परिदर्शक पत्रिका पूछी जाएगी आपसे। परिदर्शक, परिदर्शक पत्रिका किसकी थी? परिदर्शक पत्रिका द डेमोक्रेट पत्रिका किसकी थी? द डेमोक्रेट पत्रिका से संबंध किसका था? विपिन चंद्रपाल। बंगाल में जन्म हुआ था विपिन चंद्रपाल। चलो कोई बात नहीं। क्या बोलोगे? कौन सा था? क्या बोलेंगे? इंडियन नेशनलिज्म। ये तो बेटा इसमें तो लगाऊंगा मैं ये चिन्ह,
इसमें तो गलत चिन्ह मुझे लगाने पड़ेंगे, ये जोड़ना है ना इसमें। इसमें प्रयोग नहीं कर सकता। कोई दिक्कत यहां तक की बात में? गुरुजी चंद्र को गलत लिख दिया है, अब तुम्हें उड़ा दूंगा मैं। अनुस्वार को प्राथमिकता दो जी। ये लो बेटा, अब इन चीजों पर ध्यान मत दो। ऐसे तो हम हिस्ट्री से पहुंच किला हट के हिंदी की क्लास पे पहुंच जाएंगे। काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, इस तरह की चीजों पर ध्यान ना दे। चंद्र को दोनों तरीके से लिख सकते हैं, वो प्राथमिकता हिंदी में देते हैं बच्चा, इतिहास में नहीं देते। टॉपिक पर आओ, टॉपिक पर फोकस करो, टॉपिक पर फोकस करो। विपिन चंद्र पाल, इनको 4 चीजों के लिए जाना जाता है, इसके अलावा इनके बारे में कुछ जानना जरूरी नहीं है। और मैंने एक चीज बताई थी आपको, शुरुआत में ये कौन थे? शुरुआत में ये उदारवादी थे, है ना। और बीच में जब लोकप्रियता बढ़ी थी, किसकी लोकप्रियता किसकी बढ़ी थी? गर्मपंथी नेताओं की। जब भगत सिंह जी का दौर आया तो ये गर्मपंथी बन गए थे, मतलब भगत सिंह जी से पहले ही। और फिर बाद में मैंने बताया था अंग्रेजी शासन ने इनको गिरफ्तार किया और इनको प्रताड़ित किया, तो फिर से ये सोचने लगे कि भैया नरमपंथी बनना ही ठीक है। कोई दिक्कत? आगे चलें, हेडिंग लिख दो, हेडिंग लिखो 1923 का विशेष अधिवेशन। 1923 का विशेष अधिवेशन बताओ कहां हुआ था? आप लोगों को मैंने बताया था 1923 का विशेष अधिवेशन कहां हुआ था। तो बच्चे कुछ चीजें समझो। 1917 में हुई रूसी क्रांति। क्या हुई? रूसी क्रांति, है ना। और इधर आपका जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने घोषणा कर दी कि ठीक है, होम रूल चल रहा था। होम रूल के बीच में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो बोलते हैं हम, चेम्सफोर्ड ने घोषणा कर दी थी कि क्या ठीक है, कोशिश करते हैं, इसकी डोमिनियन स्टेटस की कोशिश करेंगे। उसका एक बयान सामने आया था। और 1917 में हुई रूसी क्रांति। रूसी क्रांति में क्या बदलाव हुआ भाई? रूस में एक शासक वर्ग को उखाड़ फेंका जनता ने, किसानों ने। तो लोगों के अंदर यह उम्मीद फिर से जगी कि ब्रिटेन को भी हम उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो कहते हैं 1923 के विशेष अधिवेशन में क्या हुआ था? 1923 के विशेष अधिवेशन में जब मैं आपको गांधी जी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा गांधी जी ने 1920 में चलाया था असहयोग आंदोलन। क्या चलाया था? असहयोग आंदोलन चलाया था गांधी जी ने। और जो ये असहयोग आंदोलन चलाया था, इसको बंद कब कर दिया था? 4 फरवरी 1922 में। 4 फरवरी 1922 को इसको बंद कर दिया था, जब चोरी चोरा कांड हो गया। गांधी जी ने बोला मैं तो अहिंसा का साथी हूं, और यहां तो हिंसा हो गई। गोरखपुर में लोगों को बंद करके, जो भीड़ थी, भड़की हुई भीड़, उसने अंदर पुलिस वालों को बंद करके चौकी में आग लगा दी। लेकिन पुलिस ने पहले गोली चलाई थी। गुप्तेश्वर सिंह जो था, गुप्तेश्वर सिंह ने गोली चलाई थी। मैं आपको पढ़ाऊंगा चोरी चोरा कांड जब पढ़ाऊंगा। तो ये क्या बोला गांधी जी ने? यहां असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो गांधी जी की बहुत आलोचना हुई। गांधी जी की बहुत आलोचना हुई कि गांधी जी ने किसी से डिसीजन नहीं लिए, किसी से मतलब इन्होंने सहमति भी नहीं ली कि इसको बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बस ऐसे ही अपने आप ही बंद कर दिया। तो बड़ी आलोचना हुई भैया। और उसके कुछ समय बाद ही इस घटना का आरोपी मानते हुए कि असहयोग आंदोलन की वजह से ही हुआ, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने। अब गांधी जी की गिरफ्तारी हो चुकी थी इस समय। गांधी जी क्या थे इस समय? गिरफ्तार थे। गांधी जी गिरफ्तार थे, यानी जेल में थे। और ये जो अधिवेशन है, ये 1923 के अधिवेशन में यहां कहते हैं गर्मपंथियों का बोलबाला हुआ, और इन्होंने गांधी जी की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगाए। बोले गांधी गांधी मत करो, हर जगह गांधी ठीक नहीं है। तो क्या बोले? गांधी की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह। अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे, मैंने बताया था, सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बने थे। क्या बोलोगे? गांधी की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगे। गांधी की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगे भैया। और यहां हुआ क्या? यह बात एकदम से नहीं उठी। एक इससे पहले अधिवेशन हुआ था 1922 में गया में। 1922 में हुआ था गया अधिवेशन। और गया अधिवेशन के अध्यक्ष और जान लो क्या हुआ था? 1922 में गया अधिवेशन हुआ था।
जिसके अध्यक्ष थे आपके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। उपाध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू। तो इन लोगों ने क्या बोला कि भाई हम कांग्रेस के अधीन काम नहीं करेंगे। क्यों, ऐसा क्या था? दरअसल में थोड़ी गहराई में चलते तो दो तरह की शक्तियां थी, एक नरम दल एक गरम दल। नरम दल वाले लोग बोलते थे कि भाई जो आपकी विधान परिषद है, विधान परिषदों में हमको एंट्री नहीं करनी चाहिए, हमको जो ये अंग्रेजन के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, हमको चुपचाप अपनी मांगे मान लेनी चाहिए। इन लोगों का क्या कहना था? ये जो लोग थे गर्मपंथी, इनका कहना था विधान परिषदों में हमारा प्रवेश हो, अगर ये लोग हमारी मांग नहीं मानेंगे तो फिर वहां हम इनके विधायी कार्यों पर रोक लगाएंगे, वहां हम इनके कामकाज को रोकेंगे, अटकल लगाएंगे। इस चीज को लेकर के इनके बीच में विरोध था। और ये धनाढ्य लोग हैं। मोतीलाल नेहरू रईस थे, है ना, कहता ना कोई कोई शुरू से रईस होता। चित्तरंजन दास रईस थे, तो ये अमीर लोग हैं। इन्होंने बोला हम कांग्रेस के साथ नहीं चलेंगे, हम अलग से एक संगठन चलाएंगे। तो 1923 के विशेष अधिवेशन में क्या बोला मैंने? 1923 के विशेष अधिवेशन की ये बात है। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, गांधी की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। उससे पहले ये बात उठी कहां से थी? 1922 के गया अधिवेशन से, और इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया था इसके बाद में। और यही दो व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्तियों ने ही क्या बनाया था 1923 में, लिखना, इन दोनों ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसकी स्वराज पार्टी की स्थापना की। इन्हीं नेताओं को हम बोलते हैं, दोनों को, इनको बोलते हैं परिवर्तन समर्थक नेता। भारतीय इतिहास में परिवर्तन समर्थक नेता किनको कहा जाता है? परिवर्तन समर्थक नेता कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि एक परिवर्तन करना चाह रहे थे नरमपंथियों की सोच में। लेकिन इनके विरोध में कौन थे? वो थे परिवर्तन विरोधी नेता सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने बोला नहीं, जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो, जैसा चल रहा है ऐसा चलने लो। गुरुजी, गांधी जी की एज क्या थी उस टाइम? बेटा आपको नहीं पता, 2 अक्टूबर 1869 से काउंट कर लो। गांधी जी की उम्र क्या थी? ये क्या प्रश्न है? चलो क्या बोलेंगे? इन दोनों ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो ये तो अमीर लोग थे जो कांग्रेस से अलग हो गए। लेकिन एक था छात्र वर्ग, छात्र वर्ग जो स्टूडेंट थे, छात्र वर्ग ने HRA की स्थापना की। HRA की स्थापना की। इन लोगों ने बोला ये जो अंग्रेज है ना, ये पत्रों से नहीं सुनेंगे, ये सुनेंगे बॉम्ब की आवाज। किसकी आवाज? बॉम्ब की आवाज। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या बोलोगे? हिंदुस्तान, जिसको एक आतंकवादी संगठन कह दिया था, और हमारे देश के मूर्ख लोग भी ये मानते थे HRA के लोग ये आतंकवादी लोग हैं। समझ रहे हो? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बाद में हीरो बनेंगे लोग, संघर्ष के बाद में, मौत के बाद में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, भारतीय प्रजातांत्रिक संघ, बंगाल के छात्रों द्वारा बनाया गया था भारतीय प्रजातांत्रिक संघ। कब स्थापना हुई भैया? HRA की स्थापना हुई। HRA की स्थापना हुई, फाउंडेड इन, स्थापना कब होती है आपकी? 1924 में, 1924 में। किसने की थी? संस्थापक कौन है? कानपुर में, 1924 कानपुर भी लिख लेना, कानपुर। संस्थापक कौन थे? सचिंद्र सान्याल।
सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल, नरेंद्र मोहन, प्रतुल गांगुली, नरेंद्र मोहन, प्रतुल गांगुली, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, योगेश चंद्र चटर्जी, योगेश चंद्र चटर्जी। ये बच्चा वो सब लोग हैं जिनकी वजह से आज आप आजाद हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। काकीनाडा नहीं पूछ रहा हूं बच्चे, मैं 1923 का विशेष अधिवेशन पूछ रहा था आपसे, दिल्ली में हुआ था जो। बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे? सचिंद्र सान्याल, नरेंद्र मोहन, प्रतुल गांगुली, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, ये संस्थापक हैं किसके? HRA के, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, कहां स्थापित हुआ? आपका कानपुर में 1924 में स्थापित हुआ था। इसी के सदस्य थे चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। और कोई एक नाम पूछे ना, एक नाम, तो सचिंद्र सान्याल ने की थी स्थापना शुरुआती, चंद्रशेखर आजाद। राम प्रसाद बिस्मिल भी अन्य सदस्यों में बोले तो ज्यादा बेहतर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इसी में लिख लो, सॉरी यहीं लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना, अन्य सदस्यों में, क्योंकि संस्थापक में नाम कहना ठीक नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तीसरे अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। कोई दिक्कत भाई इस बात में? तो ये जो HRA संगठन था, ये एक छात्र वर्ग था, और ये क्या था? अंग्रेजों के खिलाफ संगठित हुआ एक ऐसा वर्ग था जिसने बोला कि अंग्रेजों के खिलाफ एक तीव्र प्रतिक्रिया देनी होगी, तब जाकर के ये लोग सुनेंगे। गांधी जी के विचारों से ये लोग शुरुआत में बिल्कुल सहमत नहीं थे। कई बार आपको लिखेगा कई लेखक गांधी जी के विचारों से कि ये गांधी जी के विचारों से सहमत थे, लोग मतलब एकदम जस्ट खिलाफ थे। जैसे HRA की एक मैगजीन छपती थी, HRA इस संगठन की जो मैगजीन थी, HRA संगठन की जो मैगजीन थी अंग्रेजी में छपती थी, नाम था रिवॉल्यूशनरी। क्या नाम था? रिवॉल्यूशनरी। और उस रिवॉल्यूशनरी में इन लोगों ने साफ साफ कहा था गांधी एक छद्मवेशी महात्मा है। छद्मवेशी मतलब इसने भेष धारण कर रखा है महात्मा का, सिर्फ ये महात्मा है नहीं। क्या बोला था इन्होंने? एक छद्मवेशी महात्मा कहा था गांधी को। छद्मवेशी महात्मा गांधी जी को कहा, गांधी जी को कहा था। ठीक है, कोई दिक्कत? और इस संगठन ने ऐसा क्या कर दिया फिर अपनी क्रांतिकारी घटनाओं में? इसकी एक घटना है, और इस घटना की तिथि का भी गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन में प्रयोग करेंगे। देखना, वो घटना है, वो दिन है 9 अगस्त। तो लिखना, HRA के सदस्यों ने, HRA के सदस्यों ने काकोरी कांड को इंतजाम किया, काकोरी कांड को इंतजाम दिया। HRA के सदस्यों ने काकोरी कांड को क्या बोलेंगे? ऐसे लिख, HRA के सदस्यों ने काकोरी कांड को इंतजाम, लिख रहा हूं मैं, सॉरी, अंजाम दिया, अंजाम बोलेंगे ना, अंजाम दिया। कब हुई थी ये घटना?
काकोरी कांड हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 को। लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन थी। लखनऊ से सहारनपुर, लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन, क्या नाम था? 8 डाउन ट्रेन। इसको लूटने के लिए, तो इसको लूटने के लिए चंद्रशेखर आजाद और बाकी एचआरए के सदस्यों ने बनाया प्लान। और काकोरी कांड को कब अंजाम बोल देता हूं मैं, रियली सॉरी। काकोरी कांड को कब अंजाम दिया गया? 9 अगस्त 1925 को अंजाम दिया गया। कहां? लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली ट्रेन को इन लोगों ने लूट लिया। अंग्रेजों में बड़ा हड़कंप मचा। तो याद रख लेना, काकोरी कांड में 4 लोगों को फांसी हुई। 4 लोगों को फांसी हुई थी। कौन वो 4 लोग हैं? कौन है 4 लोग? एक तो थे आपका ठाकुर रोशन सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, उल्ला खां, और चौथा था कौन? राम प्रसाद बिस्मिल थे चौथे। राम प्रसाद बिस्मिल साथ में रख देना। इन 4 लोगों को फांसी हुई। 17 अन्य लोग भी थे जिनको सजा हुई। चंद्रशेखर आजाद को सजा नहीं हुई थी क्या? भैया चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे और दिसंबर 1927 में फांसी हुई थी इन लोगों को। बहुत बढ़िया। चलो, क्या बोलेंगे? काकोरी कांड को इंतजाम दिया गया। ध्यान से देखना एक बार को। लखनऊ से सहारनपुर, मतलब लखनऊ से सहारनपुर चलती, दोनों तरफ से जाती थी। अगर उस दिन की बात करूं तो बिल्कुल सही बात है, उस दिन जा रही थी सहारनपुर से लखनऊ। उस दिन जा रही थी सहारनपुर से लखनऊ और काकोरी के समीप, काकोरी स्थल का नाम है, जगह का नाम है, उसको लूट लिया था। ठीक है। कांड बच्चे हम इसलिए से लिखते हैं क्योंकि ब्रिटिश शासन के अनुसार यह कांड था जो गलत था। समझना मेरी बात को। हर जगह लिखा हुआ है काकोरी कांड। कांड का मतलब होता है कोई गलत चीज हुई, और गलत चीज नहीं थी। अगर हम अपने हिसाब से देखें तो हमें अंग्रेजी शासन के कान खोलने थे, है ना। तो एक हम क्या बोल सकते हैं इसको? काकोरी डे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? काकोरी डे। तो काकोरी कांड, एक कांड मतलब ऐसे कांड तो उसमें आपका रामायण में भी है, लंका कांड। तो कांड मतलब घटना को भी दर्शाता है, एक भाग को भी दर्शाता है। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। कुलदीप बेटा, मैं आपका पेट नहीं भर सकता हूं। आपके दिमाग में 50 तरह के मिथ होते हैं। क्या बोलोगे? एचआरए संगठन छात्रों द्वारा बना। एचआरए संगठन आपका 1924 में सचिंद्र जो सान्याल थे उन्होंने बनाया कानपुर में। ठीक है। बंगाल के ये लोग थे और छात्र वर्ग था। इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कैसी प्रतिक्रिया? गर्म प्रतिक्रिया की तरह, यानी कि जो हम कह सकते हैं गर्म दल वाले जो थे उनसे ये प्रभावित थे लोग। तो घटना कौन सी थी? इन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को काकोरी कांड को क्या कर दिया इन्होंने? अंजाम दे दिया। चलो भाई, अगली बात पर आना। अब मैंने बोला 4 लोगों को तो फांसी हो गई, इनको फरार कौन हो गया था? फरार हो गए थे यहां से चंद्रशेखर आजाद। फरार कौन हो गए थे? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद यहां से फरार हो गए थे। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। चंद्रशेखर आजाद यहां से फरार हो गए। अब आ जाओ अगली बात पर। अगली बात क्या है? चले भी आगे। बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया।
हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। काकोरी एक्शन हो गया है, बिल्कुल हो गया है काकोरी एक्शन। आप लोग काकोरी एक्शन लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कांड शब्द को आप नेगेटिव मत समझना कभी भी, गलत के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो फिर क्या अब ऐसे लिखोगे, जैसे कि मान के चलो आपके रामायण में है अयोध्या, अब ऐसे लिखोगे अयोध्या एक्शन, कोई दिक्कत नहीं है उससे। नाम बदल दिया गया, उसको काकोरी एक्शन किया गया, उससे कोई बात नहीं बदलती है ना। चलो अगली बात पर आ जाओ। 1928 में एचआरए, क्योंकि एचआरए पर अब किसकी गिरफ्त थी, ब्रिटिश शासन। एचआरए का नाम बदलकर, ब्रिटिश शासन की पैनी निगाह के चलते हुए उस पर प्रतिबंध उन्होंने लगा दिया, आतंकवादी संगठन उसको करार कर दिया, तो उन्होंने बोला अब इसको नए नाम से चलाएंगे। 1928 में एचआरए का नाम बदलकर एचएसआरए, और कहा फिरोजा शाह कोटला। अब जैसे फिरोजा शाह कोटला लिखूंगा तो इतिहास के अनुसार इसको फिरोजा शाह कोटला ही लिखेंगे, अरविंद जेटली नहीं लिखेंगे। ओके, कभी इसको लिखने लग जाओ अरविंद जेटली तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। फिरोजा शाह कोटला मैदान था, तो उस समय क्या था, उस समय की बात कर रहे हैं हम। फिरोजा शाह कोटला मैदान नई दिल्ली में। कहाँ है ये, नई दिल्ली में। ओके भैया, एचआरए का नाम बदल करके क्या कर दिया, एचएसआरए। ये क्या बन गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, यानी समाजवाद को इन्होंने अपना लक्ष्य बनाया। समाजवाद का क्या सिद्धांत था, इनका सिद्धांत था कि एक इंसान दूसरे व्यक्ति का दमन नहीं कर सकता है, जैसे अंग्रेज कर रहे थे, ये किसी को हक नहीं है। इस नीति पर ये लोग चले, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, कोई दिक्कत, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को नाम बदल करके क्या कर दिया, थैंक यू, एचआरए का नाम बदल के एचएसआरए कर दिया। यहां एक चीज आपको देखनी है, कल हम पढ़ेंगे भगत सिंह जी के बारे में। नेहरू रिपोर्ट पढ़ लो भैया। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, ये आई थी अगस्त 1928 में, सेम क्या बोलोगे, उसी वर्ष में 1928 में। और जब नेहरू रिपोर्ट आई थी उस समय भारत सचिव था कौन, जब नेहरू रिपोर्ट आई थी उस समय भारत सचिव था बिरकन हेड। भारत सचिव पद पढ़ा है आपने, नहीं? 1858 का अधिनियम आप लोग पढ़ चुके होंगे, उसमें क्या पढ़ा था आपने कि गवर्नर जनरल पद को खत्म करके एक वायसराय पद बनाया गया और भारत सचिव नामक एक पद का सृजन किया गया। तो बिरकन हेड भारत सचिव था। और भारतीय क्या मांग कर रहे थे, डोमिनियन स्टेट्स की मांग कर रहे थे, डोमिनियन स्टेट्स। इसने बोला ठीक है डोमिनियन स्टेट्स देंगे, तो इसने एक टास्क देगी इंडियंस को, बोले ऐसा संविधान बनाओ जो सबको एक्सेप्ट हो, ऐसा संविधान बना करके दिखा दो। इसने मतलब चैलेंज दे दिया एक। तो नेहरू रिपोर्ट इसके चैलेंज के बाद में आई थी, तो सम्मेलन बनाया गया, पहले दिल्ली बुलाया गया, फिर पुणे बुलाया गया, लोगों की मीटिंग हुई कि भाई क्या हम लोगों को चैलेंज मिल रहा है, क्या हम देश के लोग एक ऐसा संविधान नहीं बना सकते इसको सब लोग मान लें। तो नेहरू रिपोर्ट उसी का एक नतीजा है। इन लोगों ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसके प्रमुख बिंदु क्या होंगे, तो इसमें बहुत सारी चीजें थी नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट, तो यहां क्या हुई थी, 19 मौलिक अधिकारों की मांग हुई थी, 19 मौलिक अधिकारों की मांग हुई, क्योंकि साइमन कमीशन में ऐसा कुछ नहीं था। साइमन कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट दी उसने कोई मांग प्रस्तुत नहीं करी, कोई मांग नहीं थी, है ना। और क्या लोग ये बोल रहे थे, डोमिनियन स्टेट्स के लिए बोल रहे थे, मतलब ब्रिटिश शासन के अधीन ही सही, जैसे मैंने बताया था कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में था, लेकिन हम लोगों को क्या है, स्वतंत्र रहने दीजिए, अपने अधीन ही रखो लेकिन स्वतंत्र रखो। पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं कर रहे थे ये लोग, है ना। और इस नेहरू रिपोर्ट के आने के बाद में ही जिन्ना की 14 मांगे आई थी, जिन्ना की 14 मांगे जो मुस्लिम पक्ष के लिए थी, जिसने कहा था कि भैया आपकी रिपोर्ट ठीक है, ये अगस्त 1928 की, लेकिन इसके बाद में जिन्ना की मांगे आई थी दिसंबर 1928 में, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मुस्लिमों को हित है,
मुस्लिम के जो हित हैं वो गड़बड़ में नहीं आने चाहिए। पूजा पाठ से लेकर के, इनकी शिक्षा से लेकर के, इनकी आपके विधान परिषद जो सीटें हैं या कोई भी केंद्रीय विधानसभा की सीटें, वहां आरक्षण को लेकर के इन्होंने बोला कि भाई हमारे हितों से आपके हित नहीं टकराने चाहिए। तो ताकि मुस्लिमों की मांग रखी कि भाई हम लोगों का भी ध्यान रखा जाए, उस तरह की 14 मांगे। 19 ये नेहरू रिपोर्ट थी। ये किस चीज में आई? क्योंकि इसने चैलेंज किया था, तो इन लोगों ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी कि भाई हम ऐसा संविधान बनाएंगे अपना, ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? फिरोजा शाह कोटला, एक बच्चा कह रहा नई दिल्ली नहीं होगा, और बच्चे का कहना एकदम ठीक है, नई दिल्ली लिखना ठीक भी नहीं होगा, है बेटा? क्यों नहीं हो सकता नई दिल्ली? मुझे एक बात बताओ। फिर से लिखूंगा नई दिल्ली। बेटा राजधानी नहीं बनी, नई दिल्ली शहर 1927 में बच चुका था। 1927 में नई दिल्ली शहर बस चुका था मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे हैं। चलो भाई, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, और कल टॉपिक होगा हमारा सरदार भगत सिंह जी के बारे में। सर जी आपकी बात काटते हैं कोई बच्चा, कोई नहीं है, अपने ही तो बालक है, काट सकते हैं, इन्हें भी ये अधिकार भी मैं नहीं दे रखा है। तो कल हम सरदार भगत सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे, उनका कहां जन्म हुआ। एक छोटा बच्चा जब उसके चाचा, मतलब उसके पिताजी और उसके पिताजी के मित्र जा रहे थे, तो खेत पर देख करके बच्चे को देख करके क्या बोले? वो टहनियां आपकी लगा रहा था, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई भगत सिंह क्या कर रहे हो? तो क्या बोला भगत सिंह ने? भगत सिंह ने बोला था जी बंदूकें बो रहा हूं, और भविष्य में क्रांति के लिए आजादी की लड़ाई छिड़ने वाली है, उस आजादी की लड़ाई में इन बंदूकों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, किस तरह उन्होंने अपना जीवन अपने देश के नाम कर दिया। अपने पिता को क्या पत्र लिखा? क्या लिखा था उन्होंने? आजादी ही मेरी दुल्हन है। कैसे भूल जाऊं मैं अपने चाचा अजीत सिंह को, जिन्हें निर्वासित रहना पड़ा इन अंग्रेजों की वजह से। कैसे भूल जाऊं मैं अपने चाचा सरदार स्वर्ण सिंह को, जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया जेल में। कैसे भूल जाऊं मैं अपनी उन चाचियों को, जिनके बहते हुए आंसू मैंने देखे हैं। कैसे भूल जाऊं मैं जलियांवाला बाग की उस मिट्टी को, जिसको मैं शीशे में भरकर लेकर आया। कैसे भूल जाऊं? मेरी मां भारती मुझे बुलाती है, अभी वो पराधीन है, और मैं अपना जीवन सिर्फ एक जगह न्यौछावर कर सकता हूं, और वो है भारत माता। ऐसा पत्र लिख करके अपना घर छोड़कर चले गए। तो कल उनके बारे में कुछ भी मिथ है आपके दिमाग के बारे में कि महात्मा गांधी जी ने क्यों नहीं उनको बचाया था, क्या था महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, क्या झूठ बोला था, क्या सच बोला था, तो वो सब कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। तो कल इन सब के बारे में जानेंगे हम, आपका भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। ओके, फिर बात शुरू हो जाएगी हमारी गांधी युग से, और गांधी युग को खत्म करते करते हम अपने आधुनिक इतिहास को भी खत्म कर लेंगे, और जो हमारे छोटे माइनर चैप्टर बचे हुए हैं फिर उनको खत्म कर लेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।